नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। खत को भले पता ना हो, लेकिन बात पते की हो तो खत खुद ब खुद पते पर पहुंच जाया करती है। दरअसल ऐसा होता नहीं है, लेकिन सियासत का क्या कहा जाए, उसका पता किसी को नहीं होता है। खत लिखने वाला को सिर्फ अपनी मंशा का पता होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा ही खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है। ये खुला खत है और इसके जरिए चुनाव में शुरू होने वाला खेल भी खुल चुका है। कुछ उस तरह ही जैसे कोसी में तटबंध खुल जाया करते हैं और मंशा का पता कभी नहीं चल पाता है। आज के डीएनए में दोनों मसले हैं। अगर आप पर विरोधी जुबानी वार करते हैं तो पलटवार करने के बजाय खुद के खिलाफ हुए उस विरोध के बारे में लोगों को इतना बताइए कि आपसे लोगों को सहानुभूति होने लगे। मौजूदा सियासत की यही नई परंपरा बन गई है। पहले मोदी को विरोधियों ने चायवाला कहा तो चायवाले को मोदी ने बुलाकर पीएम बनने की कोशिश की और वो उस कोशिश में कामयाबी भी रहे। और अब नीतीश डीएनए वाले बयान को चुनाव में भुनाने के मूड में हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस डीएनए वाले बयान का डीएनए टेस्ट करेंगे। चाय वेले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने नीतीश के डीएनए पर सवाल क्या उठाए। नीतीश ने मानो इसे चुनावी मुद्दा बनाने की ठान ली है। नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर पीएम मोदी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जवाबी चिट्ठी लिखी है उसे आज ट्विटर पर शेयर किया, जो कुछ इस तरह है। माननीय मोदी जी, कुछ दिनों पहले बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए आपने मेरे डीएनए पर जो टिप्पणी की थी उससे मुझे और समाज के एक बड़े तबके को गहरी ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि आपके इन शब्दों से न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने भी खुद को अपमानित महसूस किया है। आप कुछ दिनों में फिर बिहार आने वाले हैं। मैं आपको उन सभी लोगों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूँ जो आपकी इस टिप्पणी से आहत हुए हैं। यह आम विचार है कि आपके द्वारा की गई यह टिप्पणी आपके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम लोगों पर इस तरह की टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी आपके साथी और भाजपा नेता श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जातिवाद बिहार के डीएनए में है। मोदी जी, यह एक विडंबना ही है कि पिछले ही साल इन्हीं बिहार वासियों ने आप पर विश्वास करते हुए आपकी अगुवाई में बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह वही राज्य है जहां मानव सभ्यता फली फूली। इस धरती ने इतिहास की अनेक महान विभूतियों को जन्म दिया है। मेरा मानना है कि इस तरह के वक्तव्यों से जनता के मन में आपके नेतृत्व के प्रति विश्वास में कमी आई। मैं बिहार का बेटा हूँ, इस लहजे से मेरा और बिहार के लोगों का डीएनए एक जैसा ही है। मोदी जी, आप जानते हैं कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। मैं बिहार के ग्रामीण परिवेश के एक साधारण परिवार में पला बढ़ा हूँ। 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मैंने गांधी, लोहिया, जेपी के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न किया और अपनी क्षमता के अनुसार जनता के हित के लिए काम किया है। हमारा यह मानना है कि आपके वक्तव्य ने मेरे वंश पर सवाल तो उठाया ही है, साथ ही बिहार की विरासत और बिहारी अस्मिता को भी ठेस पहुँचाई है। इस तरह के वक्तव्य इस धारणा को भी बल देते हैं कि आप और आपकी पार्टी हम बिहार वासियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आपके सचेत विवेक ने इन वक्तव्यों की गंभीरता को कैसे नहीं समझा। अतः इस पत्र के माध्यम से मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने शब्दों को वापस लेने पर विचार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से लोगों की आहत भावनाओं को राहत मिलेगी, जिससे आपके प्रति न सिर्फ उनका सम्मान बढ़ेगा बल्कि उनकी नज़रों में आपका कद और भी ऊंचा हो जाएगा। आपका नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की इस चिट्ठी पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और कांग्रेस ने इस चिट्ठी का समर्थन करते हुए पीएम को अपना बयान वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी अपनी पद का गरिमा रखते हुए, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को रखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है, क्योंकि आने वाले 9 तारीख को प्रधानमंत्री फिर एक रैली करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के पिछले बयानों से, डीएनए वाले बयान से खासकर जो बिहारी लोग आहत हुए हैं, एक बहुत बड़ा तबका आहत हुआ है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने शब्दों को वापस लेंगे। नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आने से पहले उनके द्वारा किए गए अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी का स्मरण कराया है। जिस दिन मुजफ्फरपुर में नरेंद्र मोदी को भाषण करते करते नीतीश जी के डीएनए पर सवाल उठाया था, मैं समझता हूं
पॉलिटिकल पार्टी लाइन से अलग हटकर भी हर व्यक्ति हर पार्टी को इसका कंडेम करना चाहिए। नीतीश जी के पत्र का समर्थन करते हैं, उनकी द्वारा लिखे हुए भावनाओं जो उन्होंने व्यक्त किया है उसका कांग्रेस भी समर्थन करती है और मैं समझता हूं कि आगे से अगर फिर से कोई अमर्यादित टिप्पणी की गई तो बीजेपी के खिलाफ सीधा प्रहार करना चाहिए और इनके सभा और इनके मीटिंगों को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करना चाहिए। जेडीयू के वार पर विरोधी पलटवार करते हुए इस चिट्ठी को नीतीश का चुनावी हथकंडा बताते हैं। साथ ही नीतीश को पीएम मोदी से माफी मांगने की नसीहत दे रहे हैं। कोई अपमान नहीं है, नीतीश का अपमान बिहार वासियों का अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जो है वो हम कहना नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि इस तरह का कोई आदमी घटिया काम कर सकता है कि जो देश का कल प्रधानमंत्री बनने वाला हो, मुख्यमंत्री हो अपने स्टेट का और उनको निमंत्रण देता है खाना पर और खाना पर से थाली खींच लेता है। इससे ज़्यादा जो है बिहार की बेइज्जती क्या हो सकती है। और बिहार की जनता ने सबक सिखाया और लोकसभा के चुनाव में जो है 2 सीट पर सिमट गए। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र के संबंध में इस डीएनए की चर्चा की थी कि इतना अधिक जो नफरत का माहौल है क्यों है, ये कौन सा डीएनए है। विचारों का टकराव तो होता है, लेकिन जब नीतीश जी ने डीएनए की बात करी दी है तो मैं बिहारी हूं, बिहारी भी हूं, इसलिए थोड़ा मैं ही उनसे बात करता हूं पार्टी की ओर से। 2010 में भोजन का निमंत्रण देकर यह धमकी देना कि नरेंद्र मोदी के बिना भोजन करने आइए, यह कौन सा बिहारीपन था, जबकि आपकी सरकार भाजपा के कंधों पर चलती थी। चुनावी समर में जुबानी वार आम है, लेकिन पीएम मोदी का डीएनए को लेकर दिया बयान फिलहाल तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ाता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मोदी के डीएनए वाले बयान को लेकर नीतीश की रणनीति कुछ वैसी ही है जैसी लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहने के बाद बीजेपी की रणनीति। सियासत की नई परंपरा है जिसमें विरोधियों के वार को भुनाने की कोशिश की जाती है। मसलन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जब नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए उन्हें चाय वाला कहा तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के इस अपमान को चुनाव 2014 के सबसे बड़े डिजिटल कैंपेन में बदल देगी। इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में जुटी संस्था कैग यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस तुरंत हरकत में आई और अगले कुछ महीनों में भारत के 500 से ज्यादा शहरों में 1000 से ज्यादा चाय की दुकानों पर जनता और नरेंद्र मोदी को चाय पर चर्चा के लिए जोड़ दिया गया, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ भी। इसका एक और उदाहरण है 2007 का गुजरात विधानसभा चुनाव, जब सोनिया गांधी के एक बयान मौत का सौदागर ने नरेंद्र मोदी को खूब फायदा पहुंचाया। 2007 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान एक समय लग रहा था कि मोदी की किस्मत की रेखाएं कमजोर पड़ रही हैं, तभी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कह दिया और जिसके बाद बढ़े विवाद ने मोदी को काफी फायदा में पहुंचाया और वो अपने लिए खुद के लिए जमीन से जुड़ा जुझारू नेता और विदेशों से गुजराती अस्मिता को दूषित होने से बचाने वाला जैसा संबोधन कहकर जन भावनाओं को भुनाने लगे, यानी अस्मिता से जोड़कर उन्होंने इस बयान को देखा। साफ है जिस तरह कल तक खुद पर किए गए विरोधियों के हमले को मोदी किसी वर्ग, राज्य या देश की अस्मिता से जोड़कर भुनाते थे, ठीक उसी तर्ज पर नीतीश मोदी के बयान को ही भुनाने के मूड में है। नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाने वाले मोदी के बयान को नीतीश बिहार की अस्मिता से जोड़कर उसे भुनाना चाहते हैं। हालांकि बयान आने के कुछ दिनों तक नीतीश को उम्मीद थी कि यह मुद्दा बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में नीतीश ने मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है और यह कोशिश तब की गई है जब पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि मोदी को लिखी नीतीश की इस चिट्ठी के जवाब में बिहार के मोदी यानी सुशील मोदी ने भी खुला पत्र लिखकर पलटवार किया है और बताने की कोशिश की है कि चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि नीतीश इज नॉट बिहार और बिहार इज नॉट नीतीश, यानी बिहारी अस्मिता से जोड़कर देखने वाली मुहिम नीतीश की है। उस मुहिम को कुंद करने की कोशिश, उस मुहिम की धार को कुंद करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से खुला पत्र लेकर किया गया है। ये उनके डीएनए में हो सकता है, ये बिहार के लोगों के डीएनए में नहीं है।
इसलिए नीतीश कुमार इस गलतफहमी में न रहे कि वो बिहार के पर्याय हैं। और इसी आशय का एक खुला पत्र और श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर और मेरे द्वारा ये आम जनता के नाम प्रचारित किया गया है, ताकि वो जिस प्रकार का नीतीश कुमार भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए के बारे में जिक्र किया था, न कि बिहार के लोगों के और डीएनए के बारे में और उल्लेख किया गया था। तो जाहिर है बीजेपी नीतीश की मंशा को भांप चुकी है, इसलिए डीएनए के बयान को भुनाने की नीतीश की मुहिम को कुंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश की मुहिम कामयाब होती है तो उसमें नीतीश कुमार दो फायदे देख रहे होंगे। एक तो लालू प्रसाद के साथ को लेकर बीजेपी के नीतीश कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान की धार कुंद हो जाएगी, और दूसरा बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। वैसे सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार क्षत्रिय अस्मिता को उभार कर बिहारी गौरव के प्रतीक बन जाने का प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, बिहार स्थापना दिवस और बिहार गीत जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की। और यही नहीं, बाल ठाकरे की तर्ज पर बिहार में नीतीश कुमार ने जय भारत के साथ जय बिहार का नारा भी लगाना शुरू किया। हिंदी पट्टी की विशेषता रही है कि यहां तमाम मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के बावजूद क्षेत्रवाद की भावना कभी नहीं रही। नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने यह भावना जगाने की कोशिश भी नहीं की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। यहां पर ब्रेक के उस पार उस सिस्टम का डीएनए टेस्ट करेंगे जिस सिस्टम में न जाने कितने खोखले वादे हैं, और उन वादों के आगे कोसी क्षेत्र में रहने वालों की जिंदगी लगातार तबाह हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद और अब बात उस इलाके की जिसकी किस्मत में सिस्टम ने सिर्फ तबाही लिख दी है। दरअसल हर साल कोसी नदी तबाही की नई इबारत लिखती है और इलाके का गोविंदपुर गांव इसकी चपेट में आ गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदे ने गांव की सुध नहीं ली है, जिसकी वजह से गांव में त्राहिमाम मचा है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। सिसकियों में सांसें, घर कट गेल, बाल बच्चा मरैया, अपना मरै छी, खाय ले नहीं कुछो, कोई देखनाहार नहीं। जी हाँ, नवहट्टा प्रखंड के गोविंदपुर की हालत अभी यही है। पहले ये गांव कोसी के कहर से साफ बच जाता था, लेकिन अब कोसी ने अपनी दिशा और धारा बदल ली है। लिहाजा इसकी मार से गोविंदपुर गांव के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। न रहने को घर और न खाने को अनाज, जिंदगी जंग में तब्दील हो गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर से सरकारी तंत्र का हाल ये कि इस गांव के पीड़ितों का हाल जानने उसके विभाग का एक भी नुमाइंदा अभी तक यहां नहीं पहुंचा है। बच्चे भूखे हैं और मवेशियों के मुंह में भी मजबूरी के ताले जड़े हुए हैं। न सरकारी राहत यहां तक पहुंची है और न ही बचाव के लिए कोई कोशिश की जा रही है। घर कट गेल, बाल बच्चा मरैया, अपना मरै छी, खाय ले नहीं कुछो, की खायब, कोई देखनाहार नहीं, न सरकार न कुछो, कोई नहीं देखना की खायब, मुखिया सरपंच से नहीं देखना की खायब। नदी में कटले 40-50 गो घर, ओतऽ तक घरे रहे, बरद रहे, गाय रहे, भैंस रहे, भैंस गेल, अपन कानै छी, लोकक अंगना में छी। से बचाव राहत के लिए हम लोग अपना गाछ वृक्ष इधर उधर काट करके जो चीज होता है पानी में देते हैं, और जो घर बचा है उसको बचाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार के तरफ से कोई अभी तक न राहत मिली है खाने पीने के लिए, न बाल बच्चे के लिए, और न कोसी में बचाव के लिए कि इसका कठिन पर क्या विचार किया जाए, इन लोग को क्या किया जाए। पानी की दिक्कत है, दवा दारू की दिक्कत है, हर चीज की मन सारी समस्याएं से एकदम हम लोग जूझ रहे हैं। वैसे सरकारी महकमों को इस बात का इल्म है कि कोसी ने अपनी धारा बदलकर
इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन सिर्फ जल्द ही राहत कार्य का भरोसा देकर सरकारी महकमे के लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। नदी एक ऐसी नदी है जिसकी धारा कब किधर मुड़ जाए, इसका पूर्वानुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। और जहाँ तक गोविंदपुर की घटना जो आपने अभी बताई, वहाँ भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कोसी ने अपने रुख को थोड़ा दाईं ओर मोड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ जो पूर्व से निवास कर रहे थे लोग, उनके मकानों की क्षति पहुँचने की बात कही जा रही है। इस संबंध में जांच करके जो भी राहत होगी अतिशीघ्र उनको दी जाएगी, और इसमें किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक अगर किसी से होती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और उन्हें निश्चित रूप से ससमय हम सहाय कार्य का प्रारंभ करके उन्हें राहत मुहैया कराएंगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कोसी इलाके के लोगों की जिंदगी खासकर इस मौसम में एक जंग में तब्दील हो जाती है। सही मायने में अगर इनकी जिंदगी बचती है तो समझिए कोसी ने इन पर मेहरबानी की है। इनकी जिंदगी सरकार या उसके तंत्र के प्रयास से बचेगी, ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। अंदाजा लगाइए 7 साल में जिंदगी कितनी बदल जाती है, लेकिन कोसी इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी आज भी वही है जो 7 साल पहले आई त्रासदी के वक्त हुई थी। 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में अभी तक सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहतर कोसी बनाने का वादा भी खोखला साबित हो रहा है, और अभी भी इलाके में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। सात साल में हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत 7 साल में भी नहीं बदल पाई। अगस्त 2008 में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जो बाढ़ पीड़ित थे वो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक कई गांवों में ना तो मुआवजा बटा और ना ही वहां सरकारी अधिकारी पहुंचे। सुपौल में लोग अभी भी टूटे मकानों में रहने को विवश हैं। गांव के लोगों ने मिलकर चचरी पुल बनाया है, जिससे होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। समस्या है अखनी तली 7 साल भए गेलैया, बीत गेलैया। हमरा आरके सरकार ने एको बेर झांकी मारल आबै छै, ने हमरा आरके गरीब लोग के देख रहलैया, ने की बीत रहलैया। हमरा आरके से एको बेर नहीं आबै छै। कुशहा से बांध टूटले, इतना पानी नहीं चलले, इसमें जे साला खाना पीना खाए के लिए व्यवस्था नहीं रहले, बाल मवेशी राखे के व्यवस्था नहीं रहे। एते बालू एते पड़ गए जे कोई रहे के लायक नहीं है, कतो की उपजा के खेते एठना। बहुत दयनीय है यहाँ, बालू ही बालू भरा हुआ, सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा है। गरीब लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं मांग चांग करके। जो भी अफसर आते हैं वीरपुर से ही घूम के चले जाते हैं, यहाँ देखने के लिए प्लॉट पर कोई नहीं आता। कुशहा में आए प्रलयंकारी बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। 18 अगस्त दिन के 12:45 पर कोसी ने तटबंध को तोड़ दिया था और बिहार के 5 जिले सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा और पूर्णिया में कोसी ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ में 539 लोगों की मौत हुई, जबकि 12,032 मवेशियों की मौत हो गई। इतनी बड़ी तबाही में 33,45,545 आबादी प्रभावित हुए और करीब 3,40,742 मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ के 7 साल बाद भी तबाही के निशान मौजूद हैं। सैकड़ों एकड़ खेतों में बालू का ढेर अब भी मौजूद है। दिसंबर 2008 के बाद से कुशहा बांध को बनाने का प्रयास तेज हुआ। मार्च 2009 तक कुशहा तटबंध बनकर तैयार हुआ। नीतीश कुमार ने कोसी की तबाही की जांच के लिए वालिया कमेटी बनाई। जांच रिपोर्ट भी आई, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी तबाही के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संदर कोसी बनाने का वादा किया था, लेकिन वादा अभी तक अधूरा ही है। इसी समय हमने घूम घूम कर सब जगह कहा था, चिंता मत कीजिए, तबाही हुई है, लेकिन मेरा भी संकल्प है कि पहले से बेहतर कोसी के इलाके को बनाएंगे।
और आज उसी संकल्प के अंतर्गत हम पहले से बेहतर कोसी के इलाके को बनाने में लगे हुए हैं। गुजरात त्रासदी के 7 साल बाद भी लोगों की पीड़ितों की हालत जस की तस है। 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहरसा आने वाले हैं, जिनसे बाढ़ पीड़ितों को काफी उम्मीदें हैं। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। तो एक दूसरे के डीएनए पर सवाल उठाने वाले सियासतदान अगर सियासत और सिस्टम के डीएनए को दुरुस्त कर लें तो इनकी जिंदगी 7 साल क्या 7 महीने में ही बदल सकती है। पुरवैया डीएनए बस इतना ही। नमस्कार।